नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और साथ ही साथ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाएगी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो देखने में जितनी कोमल थी उतनी ही तेज़ थी उसकी अकल। एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने सीधे साधे पहलवान पति की जान बचाने के लिए खुद राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल जैसे 4 ताकतवर लोगों को एक ही जाल में फंसा दिया। सोचिए जरा, एक अकेली औरत और उसके सामने पूरा राज दरबार। फिर भी उसने अपनी चतुराई से ऐसा खेल खेला कि राजा को भी अपनी हरकतों पर शर्म आ गई। क्या हुआ था उस गांव में? क्यों एक पहलवान को मिली थी 1 लाख रुपए की नौकरी? कौन था वो लालची राजा जिसकी नज़र पड़ गई थी एक मासूम औरत पर? और सबसे बड़ी बात, कैसे उस औरत ने अपनी इज्जत भी बचाए, अपने पति की जान भी बचाए और राजा को भी सबक सिखा दिया। ये सब जानने के लिए कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। नाम था उसका रामधन। बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था रामधन। दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता और अपने परिवार का पेट पालता। रामधन की पत्नी का नाम था सुखिया और भगवान ने रामधन को 4 बेटे दिए थे। चारों बेटे एक से बढ़कर एक, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियत थी। सबसे बड़ा बेटा था हरि राम, बहुत ही समझदार और हिसाब किताब में माहिर। दूसरा था गिरधर, खेती बाड़ी का जानकार। तीसरा था मोहन, व्यापार में बहुत होशियार। और सबसे छोटा था भोला। अब दोस्तों, नाम के अनुरूप ही था भोला। भोले भाले स्वभाव का, कम बोलने वाला और सच कहूँ तो थोड़ी कम अकल वाला भी। लेकिन भगवान ने उसके साथ एक बहुत बड़ा इंसाफ किया था। जो चीज़ उसकी अकल में कम थी वो उसके शरीर में दे दी थी। भोला देखने में जैसे कोई पहाड़ हो, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू, लंबा कद और इतनी ताकत कि अकेला बैल से भी टक्कर ले ले। पूरे गांव में उसके जैसा ताकतवर नौजवान कोई नहीं था। लेकिन रामधन की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, रामधन अपनी पत्नी सुखिया के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सुखिया ने पूछा, क्या बात है जी, आज इतने उदास क्यों हों? रामधन ने एक गहरी सांस ली और बोला, सुखिया, मेरे तीनों बड़े बेटों की तो मुझे कोई चिंता नहीं है। हरि राम हिसाब किताब में होशियार हैं, गिरिधर खेती संभाल लेगा, मोहन व्यापार कर लेगा, लेकिन ये अपना भोला, इसका क्या होगा? सुखिया भी रोने लगी, बोली, हाँ जी, ये भी मेरे मन की चिंता है। कम बुद्धि का है, कोई काम धंधा नहीं कर पाएगा, कैसे जिएगा हमारा बेटा? रामधन कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। बोला, सुखिया, एक बात सूझी है मुझे। अपने भोला का शरीर देखा है तुमने, कितना मजबूत है? क्यों ना हम इसे पहलवानी सिखाएं। जो काम अकल से नहीं हो सकता वो ताकत से तो हो ही सकता है। सुखिया की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। बोली, हाँ जी, ये बात तो ठीक कही आपने। बस फिर क्या था, अगले दिन से ही रामधन ने भोला को अखाड़े में भेजना शुरू कर दिया। उसे दूध, घी, बादाम और पहलवानों वाली खुराक देने लगे। भोला भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में भोला एक ज़बरदस्त पहलवान बन गया। आसपास के गांव में उसके नाम का डंका बजने लगा। जो भी उसके सामने अखाड़े में उतरता मिनटों में चित हो जाता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा दोस्तों। कुछ साल और बीते। रामधन ने सोचा, अब बेटों की शादी कर देनी चाहिए। सबसे पहले बड़े बेटे हरिराम की शादी हुई, फिर गिरधर की और फिर मोहन की। तीनों बहुएं घर में आ गई। बड़ी बहू का नाम था कमला, मंझली का शांता और छोटी का राधा।
शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं को एक बात खटकने लगी। ये वो कि उनका छोटा देवर भोला पूरे दिन कुछ नहीं करता, बस सुबह उठता है, अखाड़े में जाता है, कसरत करता, खाना खाता और सो जाता। एक दिन कमला ने शांता से कहा, जी ये भोला तो हमारे घर का बोझ बन गया है। हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं और ये बैठे बिठाए मलाई वाला दूध पीता है। शांता बोली, हाँ बहन, मुझे भी यही बात खलती है। और देखो ना, इतना खाता है ये कि अकेले 4 आदमियों का खाना खा जाता है। राधा भी बोल पड़ी, हम तीनों मिलकर अपने ससुर जी से बात करेंगी, या तो ये कुछ काम धंधा करे या फिर हमें अलग कर दिया जाए। बस फिर क्या था दोस्तों, तीनों बहुओं ने मिलकर घर में कलह मचा दी। रोज़ रोज़ झगड़ा, रोज़ रोज़ ताने। रामधन और सुखिया बहुत परेशान हो गए। एक रात रामधन ने सुखिया से कहा, सुखिया अब तो हद हो गई है, मुझे लगता है अब अपने भोला की भी शादी कर देनी चाहिए। शायद कोई समझदार बहू मिल जाए तो ये भी संभल जाएगा। सुखिया ने भी हाँ में सिर हिलाया। अब रामधन रिश्ता ढूंढने लगा, लेकिन दोस्तों कौन देता अपनी बेटी एक कम अक्ल वाले लड़के को। बहुत भटकने के बाद आखिर एक गांव में रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था चंपा। और दोस्तों जब चंपा पहली बार दुल्हन बनकर रामधन के घर आई तो पूरा गांव देखता रह गया। इतनी सुंदर, इतनी कोमल, जैसे फूलों की रानी हो। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और ऐसी मुस्कान कि देखने वाला अपनी सुध बुध खो दे। लेकिन चंपा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी अक्ल। वो बहुत ही समझदार, चतुर और दूरदर्शी लड़की थी। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस मासूम सी सूरत के पीछे एक तेज दिमाग छुपा है। शादी के कुछ दिन बाद तीनों बहुओं की जिद और बढ़ गई। आखिरकार रामधन ने भारी मन से सबको अलग कर दिया। चारों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। अलग होने के बाद तीनों बड़े भाई तो अपने अपने काम में लग गए। हरी राम ने एक दुकान खोल ली, गिरधर खेती करने लगा, मोहन व्यापार में लग गया। तीनों के घर में रौनक थी, लेकिन भोला और चंपा का घर दिन पर दिन सूना होता जा रहा था। भोला तो वही करता था जो हमेशा से करता आया था, सुबह उठना, अखाड़े जाना, कसरत करना, खाना खाना और सो जाना। घर में पैसा कहाँ से आता, जो थोड़ा बहुत हिस्से में मिला था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक रात जब चंपा रसोई में बैठी सूखी रोटी सेक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने क्या कसूर किया था जो ऐसे आदमी से मेरा ब्याह हुआ। न कोई कमाई, न कोई हुनर, बस खाना और सोना। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे। मन में सोचा, नहीं चंपा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो हो गया सो हो गया। मेरा पति है ये, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ही कुछ करना होगा। उस रात जब भोला खाना खाने आया, चंपा ने प्यार से उसके पास बैठते हुए कहा, सुनिए जी, एक बात कहूँ। भोला ने मासूमियत से पूछा, क्या बात है चंपा? चंपा बोली, देखिए जी, घर में अब कुछ नहीं बचा है, कब तक ऐसे चलेगा? आपको कुछ कमाना होगा। भोला उदास होकर बोला, लेकिन चंपा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ, मुझे कौन काम देगा? चंपा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जी आप घबराइए मत, मैं हूँ ना। मैंने एक बात सोची है, आप कल सुबह राजा के दरबार में जाइए। भोला हैरान होकर बोला, राजा के दरबार में? वहाँ क्या करूँगा मैं? चंपा मुस्कुराई और बोली, वहाँ जाकर राजा से कहिएगा कि मुझे नौकरी चाहिए। और सुनिए, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, आप 1 लाख रुपए की नौकरी मांगिएगा। भोला तो हक्का बक्का रह गया, बोला, क्या 1 लाख रुपए? चंपा, तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं और तू कह रही है 1 लाख की नौकरी मांगू? चंपा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बहुत गंभीरता से बोली, जी आप बस मेरी बात मानिए, राजा से कहिएगा कि ऐसा काम जो आपके पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता वो मैं करूँगा। बस इतना कहना है आपको, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। भोला अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, उसने हाँ कह दी। अगले दिन सुबह सुबह भोला तैयार हुआ,
चंपा ने उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उसके माथे पर हल्दी का तिलक लगाया और प्यार से कहा, जी भगवान आपके साथ हैं, जाइए और बेझिझक होकर जो मैंने कहा है वही कहिएगा। भोला राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। उस राज्य का राजा था विक्रम सिंह, बहुत ही ऐश्वर्यवान लेकिन उतना ही लालची और रंगीन मिजाज। उसका मंत्री था धूर्तचंद्र, जो नाम के अनुसार ही धूर्त और चालबाज था। जब भोला दरबार में पहुंचा तो राजा ने अपनी आंखें फाड़कर उसे देखा। इतना हट्टा कट्टा आदमी, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू। राजा को लगा जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो उसके सामने। राजा ने पूछा, बोलो पहलवान, क्या काम है, यहाँ कैसे आना हुआ? भोला ने हाथ जोड़े और बोला, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा हंसा और बोला, अच्छा नौकरी चाहिए, तो बताओ क्या काम कर सकते हो? भोला ने वैसा ही कहा जैसा चंपा ने सिखाया था। महाराज ऐसा काम जो आपके पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता वो मैं करूँगा, और इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए का वेतन चाहिए। राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम? राजा ने मंत्री धूर्तचंद्र से कहा, मंत्री जी जरा देखिए तो, क्या हमारे पुरखों ने भी कभी किसी को इतना बड़ा वेतन दिया है? मंत्री ने पुराने दस्तावेज खंगाले। थोड़ी देर बाद बोला, महाराज आपके दादाजी के समय में भी एक ऐसा ही पहलवान था जिसे 1 लाख का वेतन मिलता था। राजा ने सोचा, अगर मेरे दादाजी ने ऐसा किया था तो मैं भी कर सकता हूँ और इतना ताकतवर आदमी मेरे काम आ सकता है। राजा बोला, ठीक है पहलवान, तुम्हें 1 लाख की नौकरी मिल गई। आज से तुम मेरे लाख वाले हो। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। तब तक तुम राजमहल के मेहमान खाने में रह सकते हो। भोला की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागा भागा घर आया और चंपा को सारी बात बताई। चंपा ने भगवान को धन्यवाद दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, भोला राजमहल में रहने लगा। हर महीने 1 लाख रुपए मिलते थे उसे। वो खाता पीता, कसरत करता और मस्त रहता। चंपा भी अब अच्छे से रहने लगी थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने मंत्री से कहा, मंत्री जी हमारा लाख वाला तो कई महीनों से बैठा बिठाया वेतन ले रहा है, उसके घर भी नहीं गया। चलो आज उसके घर चलते हैं, देखें वो कैसे रहता है। मंत्री ने हाँ में सिर हिलाया। राजा, मंत्री और भोला तीनों भोला के घर पहुँचे। भोला बहुत खुश था। उसने चंपा को आवाज़ लगाई, चंपा चंपा देख तो, महाराज खुद हमारे घर आए हैं। चंपा घूंघट निकालकर बाहर आई। उसने राजा और मंत्री को नमस्कार किया। फिर वो रसोई में चली गई और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। दाल, चावल, सब्जी, खीर, पूड़ी, सब कुछ। जब चंपा ने थाली लाकर राजा के सामने रखी तो राजा का घूंघट से चंपा का चेहरा झलक गया और दोस्तों उस एक पल में राजा का दिल जैसे रुक गया। इतनी सुंदर औरत, इतना नाजुक चेहरा, ऐसी आंखें जैसे हिरनी की हों, ऐसे होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी। राजा अपनी सुध बुध खो बैठा। भोजन करते हुए राजा बार बार चंपा को देखता रहा। मंत्री ने भी ये बात नोट कर ली। खाना खाने के बाद जब राजा और मंत्री वापस महल लौटे तो रास्ते भर राजा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप घोड़े पर बैठा सोचता रहा। महल पहुंचते ही उसने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया, दरवाज़ा बंद करवाया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मंत्री जी आपने उस पहलवान की पत्नी को देखा? मंत्री बोला, हाँ महाराज देखी। राजा ने एक लंबी सांस ली और बोला, मंत्री जी मेरी रानी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा सौंदर्य, ऐसी कोमलता, ये औरत तो किसी राजा की रानी होने लायक है, ना कि एक मूर्ख पहलवान की पत्नी। मंत्री समझ गया कि राजा क्या चाहता है। बोला, महाराज ये तो भगवान का इंसाफ है। किसी के भाग्य में सोना होता है, किसी के नसीब में मिट्टी। राजा गुस्से से बोला, मंत्री जी मुझे भाग्य की बातें मत सुनाओ, मुझे वो औरत चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम कोई तरकीब निकालो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मंत्री के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ज़रूर कोई रास्ता निकालूंगा। उसी दिन से दोस्तों राजा और मंत्री मिलकर एक खतरनाक साजिश रचने लगे।
एक मासूम औरत को हड़पने की साजिश, एक भोले भाले पहलवान को मारने की साजिश। कुछ ही दिनों बाद राजमाता की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार चढ़ने लगा, कमजोरी आ गई। राजा ने राज्य के बड़े बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन कोई भी राजमाता को ठीक नहीं कर पा रहा था। ये देखकर मंत्री धूर्तचंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में एक खतरनाक चाल सूझी। उसने राजा को एकांत में बुलाया और कहा, महाराज, हमारा काम बन सकता है। राजमाता की बीमारी का बहाना बनाकर हम उस पहलवान को ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सके। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे मंत्री जी? मंत्री बोला, महाराज, एक वैद्य है इस नगर में, मैं उसे 500 सोने के सिक्के दूंगा। वो वैद्य कहेगा कि राजमाता को सिर्फ एक चीज़ ठीक कर सकती है, हूर बिलाव का तेल। राजा हैरान होकर बोला, हूर बिलाव, ये क्या होता है? मंत्री हंसा और बोला, महाराज, यही तो बात है। हूर बिलाव कोई जानवर है ही नहीं, ये सिर्फ एक नाम है। हम उस पहलवान को कहेंगे कि 4 हूर बिलाव लेकर आओ। वो जाएगा, ढूंढेगा और कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसकी पत्नी अकेली रह जाएगी और आप उसे आसानी से अपनी रानी बना सकते हैं। राजा ने मंत्री की पीठ थपथपाई और बोला, वाह मंत्री जी, आप तो बहुत होशियार हैं। बस फिर क्या था, मंत्री ने उसी रात उस लालची वैद्य से मुलाकात की। 500 सोने के सिक्के देकर उसे अपनी बात मनवा ली। अगले दिन वैद्य राजमहल आया। उसने राजमाता की नब्ज देखी, फिर बहुत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, महाराज, इनकी बीमारी बहुत गहरी है, एक ही चीज़ इन्हें बचा सकती है। राजा ने नकली चिंता दिखाते हुए पूछा, क्या वैद्य जी? वैद्य बोला, हूर बिलाव नाम का जानवर हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। उसका तेल निकालकर अगर राजमाता के शरीर पर मालिश की जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। 4 हूर बिलाव चाहिए। राजा ने बनावटी आवाज़ में कहा, मैं ज़रूर मंगवाऊंगा। उसी शाम राजा ने भरे दरबार में सब सरदारों, सिपाहियों और मंत्री को बुलाया। बोला, कौन ला सकता है हूर बिलाव? सब चुप, किसी ने भी ये नाम नहीं सुना था। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमारा लाख वाला पहलवान है ना, उसी ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो करेगा, तो उसी से कहिए ये काम। राजा मन ही मन मुस्कुराया, बोला, हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, बुलवाओ उसे। भोला दरबार में आया। राजा ने उसे आदेश दिया, पहलवान, तुम्हें 1 महीने के अंदर 4 हूर बिलाव लाने हैं। अगर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भोला तो कांप गया। उसने तो ये नाम भी पहले कभी नहीं सुना था। वो रोता हुआ अपने घर पहुंचा। जब भोला घर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंपा घबरा गई, बोली, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? भोला ने सारी बात बताई, हूर बिलाव, 1 महीने का समय और फांसी की धमकी। चंपा ने सब सुना। एक पल को वो भी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया। उसने सोचा, हूर बिलाव, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, जरूर ये राजा की कोई साजिश है, मेरे पति को मारने की साजिश। लेकिन क्यों राजा मेरे पति को मारना चाहता है? फिर उसे राजा का वो भोजन वाला दिन याद आया, वो राजा की नज़रें जो बार बार उसके चेहरे पर पड़ती थी। चंपा सब समझ गई, राजा की नीयत खराब है, वो उसे हड़पना चाहता है। लेकिन चंपा ने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। उसने प्यार से भोला से कहा, जी, आप घबराइए मत, मेरे मायके में बहुत हूर बिलाव मिलते हैं। भोला हैरान होकर बोला, सच? चंपा बोली, जी हाँ, आप ऐसा कीजिए, आज ही मेरे मायके चले जाइए, वहीं पर रहिए। मेरे भाइयों से मैं कह दूंगी, वो हूर बिलाव का इंतजाम कर देंगे। जब तक मैं खबर ना भेजूं, आप वहाँ से वापस मत आइएगा। भोला तो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। उसने हाँ कह दिया। अगले ही दिन वो ससुराल चला गया। अब अकेली बची चंपा। लेकिन दोस्तों, चंपा कोई आम औरत नहीं थी। वो जानती थी कि राजा अब जरूर उसके घर आएगा। शायद मंत्री भी आए, शायद और भी लोग आएं। उसे अपनी इज्जत बचानी है और अपने पति की जान भी। उसने बहुत सोच विचार किया, फिर एक योजना बनाई
उसने अपने चचेरे भाइयों को बुलाया। उसने कहा, देखो भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खोदना है। भाइयों ने पूछा, इतना गहरा कुआं क्यों दीदी? चंपा बोली, तुम बस खोद दो, और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। भाइयों ने 3 दिन में 100 हाथ गहरा कुआं खोद डाला। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बस सूखी मिट्टी थी। चंपा ने कुएं के ऊपर एक खूबसूरत खाट रखवा दी, लेकिन उस खाट की डोरियां कच्चे सूत की थीं, बहुत कमज़ोर। जरा सा भी बोझ पड़ते ही टूट जाती। खाट के ऊपर मखमल की लाल चादर बिछाई, मुलायम तकिए रखे, ऐसा सजाया कि देखने वाला सोचे ये किसी राजा की खाट है, बैठने को मन करे। बस चंपा का जाल तैयार था, अब उसे बस इंतजार था राजा के आने का। उधर राजमहल में राजा बेसब्र हो रहा था। उसे लगा पहलवान तो जा चुका है, अब मौका है चंपा के पास जाने का। अगले ही दिन राजा ने सादे कपड़े पहने, अकेले घोड़े पर बैठकर चुपचाप भोला के घर की तरफ चल पड़ा। जब राजा भोला के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। चंपा ने दरवाज़ा खोला। राजा को देखकर वो मन ही मन मुस्कुराई। उसने सोचा, आ गया मेरा शिकार। लेकिन ऊपर से उसने हैरानी का नाटक किया। बोली, अरे महाराज, आप इस वक्त? मेरे पति तो घर पर नहीं हैं, आप बाहर ही बैठिए, मैं पानी ले आती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चंपा, बाहर क्यों? मैं अंदर आ जाता हूँ और तुमसे कुछ बात करनी है। चंपा ने मन ही मन कहा, हाँ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। ऊपर से बोली, जी महाराज आइए। राजा अंदर आया, आंगन में बैठा। चंपा ने उसके लिए ठंडा पानी और शरबत मंगवाया। राजा बोला, चंपा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। चंपा ने मासूमियत से पूछा, क्या बात महाराज? राजा ने अपनी मीठी ज़बान से जहर उगलना शुरू किया। बोला, देखो चंपा, तुम जैसी सुंदर औरत इस झोंपड़ी में क्यों रहती हो? तुम्हारा पति तो मूर्ख है, वो तुम्हारी कद्र क्या जाने। तुम्हें तो महल चाहिए, हीरे मोती चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा, तुम्हारे पैरों में पूरा राज्य होगा। चंपा को गुस्सा तो बहुत आया। मन में सोचा, हे भगवान, ये कैसा राजा है जो प्रजा की रक्षा करने की जगह प्रजा की इज्जत लूटने आया है। लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया, चेहरे पर मीठी मुस्कान लाई और बोली, महाराज, आप सच कह रहे हैं, मेरा पति तो वाकई मूर्ख है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप जैसा राजा मुझे चाहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खास बनाती हूँ। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा मेरा काम बन गया। चंपा ने राजा को आंगन में लाकर उसी सजी हुई खाट की तरफ इशारा किया। महाराज, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। राजा ने जैसे ही खाट पर अपना भारी शरीर रखा, चर कच्चे सूत की डोरियाँ टूट गई और राजा सीधा 100 हाथ गहरे कुएं में धड़ाम। राजा की हड्डी हड्डी हिल गई, उसके सिर से खून बहने लगा, हाथ पैर में मोच आ गई। ऊपर से चंपा की हंसी सुनाई दी, जोरदार हंसी। बोली, हो गया महाराज, कैसा लगा हमारा शाही बिस्तर? आप बैठिए वहीं और चलाइए वहीं से अपना राजपाट। राजा कराहते हुए चिल्लाया, चंपा, चंपा, मुझे निकालो, मैं राजा हूँ। चंपा ने ऊपर से कहा, हाँ राजा हो तो खुद निकल जाओ, नीच आदमी, एक मासूम औरत की इज्जत लूटने आए थे, अब भुगतो। राजा वहीं नीचे पड़ा रह गया। 3-4 दिन बीत गए, राजा वापस नहीं लौटा। महल में हड़कंप मच गया। रानी ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने सोचा, महाराज तो उस पहलवान की पत्नी के पास गए थे, जरूर वही रंगरलियां मना रहे होंगे, मुझे भी जाकर देखना चाहिए, शायद मेरा भी काम बन जाए। मंत्री भी सादे कपड़े पहनकर भोला के घर पहुंचा। चंपा ने दरवाज़ा खोला, मंत्री को देखकर मुस्कुराई। मन में सोचा, एक और शिकार आ गया, आज इसको भी सबक सिखाऊंगी। ऊपर से बोली, अरे मंत्री जी आइए, कैसे आना हुआ? मंत्री बोला, चंपा, मैं महाराज को ढूंढ रहा हूँ, वो 4 दिन से गायब हैं। चंपा ने झूठ बोला, वो तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे जिस दिन आए थे, मुझे क्या पता वो कहाँ हैं। मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ राजा यहाँ नहीं हैं, मैं अकेला हूँ, आज मैं ही इस सुंदरी से अपने दिल की बात कह दूँ।
बोला, चंपा एक बात कहूँ, तुम जैसी सुंदरी इस झोपड़ी में नहीं, मेरे महल में होनी चाहिए। महाराज तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। चंपा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये पूरा का पूरा दरबार ही नीच है क्या? ऊपर से वही नाटक। बोली, जी मंत्री जी, आइए अंदर, बैठिए इस खाट पर, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। मंत्री खाट पर बैठा, चर और सीधा कुएं में। जब वो नीचे गिरा तो देखा वहाँ राजा पहले से पड़ा हुआ है, आधा मरा हुआ। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे मंत्री जी, तुम भी यहाँ? मंत्री हैरान होकर बोला, महाराज आप यहाँ कैसे? राजा बोला, वही करने आया था जो तुम करने आए थे। अब भुगत यहीं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शर्म से सिर झुक गया। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब बारी थी सेनापति की। जब मंत्री भी वापस नहीं आया तो सेनापति को भी शक हुआ। उसने सोचा, ये पहलवान की पत्नी कौन सा जादू जानती हैं, जो भी जाता है गायब हो जाता है। मैं भी जाकर देखता हूँ और उस सुंदरी से मिलता भी हूँ। सेनापति भी पहुँचा। चंपा ने वही जाल बिछाया और वो भी धड़ाम। कुएं में पहुंचकर सेनापति ने राजा और मंत्री को देखा। चारों खाने चित। राजा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम भी आ गए सेनापति, चलो अच्छा हुआ, अब साथ साथ मरेंगे। अगले दिन कोतवाल भी आया और वो भी उसी कुएं में। अब चारों दरबारी, राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल एक ही कुएं में पड़े थे। सब घायल, सब बेहाल, सब शर्मिंदा। चंपा ऊपर से उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना और पानी डाल देती, बस इतना कि जिंदा रहे, पर उन्हें छुड़ाने का तो उसका कोई इरादा नहीं था। 15 दिन बीत गए। चारों कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। हड्डियां टूटी, शरीर कमज़ोर, मूछें बढ़ गई, बाल बिखर गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने ऊपर देखकर चिल्लाया, चंपा, चंपा, हमें माफ़ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो। हम वादा करते हैं कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। चंपा ने ऊपर से कहा, नहीं महाराज, मुझे आप पर भरोसा नहीं। आप बाहर निकलते ही मेरे पति को मार देंगे और मेरी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। राजा गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं चंपा, मैं कसम खाता हूँ, बस एक बार निकाल दो। चंपा ने सोचा, अगर मैंने इन्हें ऐसे ही जाने दिया तो ये बदला जरूर लेंगे। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि ये कभी मेरे पति को कुछ ना कह सके। बहु सोचने के बाद चंपा को एक तरकीब सूझी। उसने ऊपर से कहा, ठीक है महाराज, मैं आप लोगों को निकाल दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मेरी जिस तरह से शर्त मानेंगे वैसे ही जाने दूंगी। बोलिए, मंजूर हैं? राजा ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मंजूर हैं, जो तुम कहोगी वही करेंगे। चंपा बोली, ठीक है, 2 दिन और इंतज़ार करिए, तीसरे दिन आपको आपके महल पहुंचा दूंगी। अब चंपा ने अपने भाइयों को बुलाया। उनसे कहा, देखो भाई, मुझे चिड़ियों के पंख चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोर के, कबूतर के, कौवे के, चिड़ियों के, जितने भी मिले पूरा एक कमरा भर देना उन पंखों से। भाइयों ने 2 दिन में पूरे आसपास के इलाकों से पंख इकट्ठा किए, एक छोटा कमरा पंखों से भर दिया। फिर चंपा ने कहा, अब 2 क्विंटल तारकोल लाओ। भाई हैरान, बोले, तारकोल किस लिए दीदी? चंपा बोली, तुम बस ले आओ। तारकोल भी आ गया। चंपा ने उसे गर्म करवाया, फिर ठंडा करके एक बड़ी कढ़ाई में भर दिया। काला तारकोल, चिपचिपा, ज़बरदस्त। तीसरे दिन की सुबह आ गई। तीसरे दिन सुबह चंपा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कुएं में एक मोटा रस्सा डाला। उसने ऊपर से कहा, महाराज पहले आप ऊपर आइए। राजा को बहुत मुश्किल से ऊपर खींचा गया। उसकी हालत देखने लायक थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, बदबू आ रही थी। चंपा ने उसे तारकोल वाली कढ़ाई के पास ले जाकर कहा, महाराज पहले इस कढ़ाई में डुबकी लगाइए। राजा ने पूछा, क्यों चंपा? चंपा बोली, ये मेरी शर्त है, याद है ना, आप मान चुके हैं। राजा ने मजबूरी में काले तारकोल में डुबकी लगाई। पूरा शरीर काला हो गया, चिपचिपा। फिर चंपा ने कहा, अब उस कमरे में जाइए और थोड़ी देर वहाँ लेटिए। राजा उस कमरे में गया जो पंखों से भरा था। जैसे ही चिपचिपे शरीर पर पंख चिपके तो पूरा शरीर पंखों से ढक गया। राजा अब इंसान नहीं, कोई विचित्र पक्षी लग रहा था, एक डरावना जानवर। इसी तरह एक एक करके
चंपा ने मंत्री, सेनापति और कोतवाल को भी कुएं से निकाला, सबको तारकोल में डुबाया और सबको पंखों वाले कमरे में भेज दिया। अब चारों राजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल सब के सब अजीबोगरीब जीव बन गए, काले रंग के, पंखों से ढके, घायल, लंगड़े लूले। चंपा ने उन्हें देखकर मन ही मन कहा, बस अब असली खेल शुरू होगा। उसी दिन उसने अपने मायके खबर भिजवाए, जी आप वापस आ जाइए। भोला घर वापस आया। चंपा ने उसे बताया, देखिए जी, मैंने आपके लिए 4 हूर बिलाव का इंतजाम कर दिया है। ये देखिए, चारों कमरे में बैठे हैं। भोला ने अंदर झांका। उसने 4 अजीब से जीव देखे, काले पंखों वाले, कर्राते हुए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला, चंपा तू सच में देवी है, तूने मेरी जान बचा ली। चंपा ने एक मोटा डंडा उसके हाथ में दिया। बोली, जी इन्हें रस्सी से बांधकर महल ले जाइए। अगर रास्ते में कोई शोर मचाए तो इस डंडे से पीटिएगा, समझे? भोला ने हाँ कहा। भोला ने चारों को रस्सी से बांधा, एक के पीछे एक, और हाथ में डंडा लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जो भी देखता हैरान रह जाता। ऐसे विचित्र जीव, पंखों वाले, काले रंग के, बेचारे राजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल चुपचाप सिर झुकाए चल रहे थे। एक तो शरीर घायल, ऊपर से ये बेइज्जती। उन पर हंसते लोग। डर भी कि अगर कोई पहचान ले तो क्या होगा। जब तक भोला महल पहुंचा, शाम हो चुकी थी। उसने सोचा, अब रात हो गई, महाराज सो गए होंगे, कल सुबह दरबार में पेश करूंगा। उसने चारों को महल की एक छोटी कोठरी में बंद किया और खुद जाकर सो गया। अब कोठरी में बैठे चारों ने आपस में सलाह की। राजा बोला, मंत्री जी, अगर सुबह ये पहलवान हमें भरे दरबार में पेश कर देगा तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा राज्य हम पर हंसेगा और रानी हमें मरवा देगी, क्योंकि उसे राजमाता का इलाज करना है। मंत्री बोला, महाराज कोई रास्ता निकालिए। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। बोला, मुझे याद आया, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग है जो सीधे मेरे शयन कक्ष तक जाती है। ये सुरंग सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम लोग इस पत्थर को उठाओ और मुझे नीचे उतार दो। तीनों ने मिलकर भारी पत्थर हटाया। राजा सुरंग में उतर गया। थोड़ी देर बाद वो अपने शयन कक्ष में पहुँच गया। उसने जोर से रानी को आवाज़ लगाई। रानी बाहर आई और राजा को देखकर उसकी चीख निकल गई। ये कौन है? काला, पंखों से ढका, विचित्र जानवर उसके महल में कैसे आया? रानी ने जोर से चिल्लाकर सिपाहियों को बुलाया। बोली, मारो मारो, कोई जानवर घुस आया है महल में। सिपाहियों ने डंडे से राजा की पिटाई शुरू कर दी। राजा चिल्ला रहा था, मत मारो मत मारो, मैं राजा हूँ। लेकिन कौन सुनता। बहुत मार खाने के बाद आखिरकार रानी ने उसकी आवाज़ पहचानी। रानी ने सिपाहियों को रोका। बोली, महाराज आप ये क्या हाल बना रखा है? राजा रोते हुए बोला, रानी मुझे जल्दी मिट्टी का तेल लाकर दो और किसी से कुछ मत कहो, ये राज है। मिट्टी के तेल से रगड़ रगड़ कर राजा ने सारे पंख और तारकोल साफ किया। पूरी रात लग गई। सुबह तक राजा अपनी असली शक्ल में आ गया। राजसी कपड़े पहने और जाकर अपने दरबार में बैठ गया जैसा कुछ हुआ ही ना हो। सुबह भोला उठा, सबसे पहले कोठरी में गया, पर ये क्या, 4 में से एक हूर बिलाव गायब। कहाँ गया? भोला घबरा गया। उसने अपना डंडा उठाया और बाकी तीनों को मारने लगा। बताओ, एक कहाँ गया? जल्दी बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। तीनों गिड़गिड़ाने लगे। नहीं भाई, मत मारो, हम सब बता देंगे। मंत्री बोला, देखो पहलवान, तुम राजा से ये मत कहना कि एक कम है। तुम बस इतना कहना कि मुझे सब पता है। ज़्यादा बोलोगे तो आपकी पोल खोल दूंगा। राजा खुद चुप हो जाएगा। भोला हैरान, क्यों, ऐसा क्यों कहूँ? मंत्री बोला, बस तुम कहो, फ़ायदा तुम्ही को होगा। भोला तो भोला ही था। उसने हाँ कह दी। तीनों को रस्सी से बांधकर वो दरबार में ले गया। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। ऐसे जीव कैसे दिखते हैं, कहाँ से लाए? राजा ने नाटक करते हुए कहा, अरे पहलवान, हमने तो 4 मांगे थे, ये तो 3 ही हैं। चौथा कहाँ है? बताओ, नहीं तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। भोला ने वैसा ही कहा जैसा सिखाया गया था। महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा, सबको सच बता दूंगा।
राजा का चेहरा फक पड़ गया। उसे लगा, अरे ये पहलवान को सब पता चल गया है। अगर इसने भरी सभा में बोल दिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है पहलवान, 3 ही चलेंगे। तुमने अच्छा काम किया। राजा ने तीनों को ले लिया, फिर चुपचाप उन्हें अपने कक्ष में भेजा। बोला, जल्दी जाओ, मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हो जाओ और आ जाओ अपने असली रूप में। मंत्री, सेनापति, कोतवाल तीनों जाकर नहाए, साफ हुए, राजसी कपड़े पहने और दरबार में अपने असली रूप में वापस आए। जब वो आए तो दरबार के लोग और भी हैरान। ये क्या, वो हूर बिलाव कहाँ गए? मंत्री जी, सेनापति, कोतवाल कैसे आए, कहाँ से आए? राजा ने तुरंत दरबार बर्खास्त कर दिया। बोला, आज की कार्रवाई समाप्त। जब दरबार खाली हुआ तो राजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल चारों एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबकी आंखों में शर्म थी। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मित्रों, हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर हम उस मासूम औरत के पीछे ना भागते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मंत्री बोला, महाराज, मैंने ही आपको गलत राय दी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेनापति बोला, हम तीनों भी गलत थे, हमारी नीयत खराब थी। कोतवाल बोला, अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा राज्य हम पर थूकेगा, हमारी नस्लें बदनाम हो जाएंगी। राजा ने सब की तरफ देखा और बोला, एक काम करो, ये बात आज से इस कमरे की 4 दीवारी में दफन। ना कोई बदला, ना कोई शिकायत, ना उस पहलवान को कुछ कहेंगे, ना उसकी पत्नी को। सब ने हाँ में सिर हिलाया। राजा ने आगे कहा, और हाँ, आज से मैं प्रण लेता हूँ, किसी भी पराई औरत की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखूँगा। मेरी रानी ही मेरी सब कुछ है। आप तीनों भी ये प्रण लीजिए। तीनों ने हाथ उठाकर प्रण लिया। उसी दिन से राजा बदल गया। उसने प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया, न्याय करने लगा। राजमाता भी धीरे धीरे ठीक हो गई क्योंकि वैद्य ने उन्हें सही दवा दे दी। उधर भोला और चंपा, उन्हें 1 लाख रुपए का वेतन मिलता रहा। चंपा ने अपने पति को धीरे धीरे समझदार बनाया। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसकी ज़िंदगी खुशी से भर गई। और दोस्तों, चंपा की चतुराई की कहानी पूरे राज्य में नहीं तो सिर्फ चंपा के दिल में जीवन भर एक मुस्कान बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, पहलवान की चतुर पत्नी। इस कहानी से हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि चाहे आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके साथ एक समझदार और बुद्धिमान पत्नी है तो वो हर मुसीबत से बच सकता है। दूसरा सबक ये कि किसी भी औरत को कमज़ोर मत समझिए। उसकी बुद्धि और चतुराई बड़े से बड़े राजा को भी झुका सकती है। तीसरा सबक ये कि कभी भी पराये धन या पराई स्त्री पर बुरी नज़र मत डालिए। अगर डालोगे तो उसी कुएं में गिरोगे जो आपने दूसरों के लिए खोदा था। और चौथा सबक ये कि पद, सत्ता और शक्ति आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप किसी की इज्जत से खेलें। हर कर्म का फल आपको इसी जन्म में मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीख पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, चंपा की चतुराई, राजा की बेइज्जती या भोला की मासूमियत। अपनों के साथ बैठकर ये कहानी ज़रूर सुनिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए संगीता कहानी कैप्सूल के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।